डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि रेप्लिकेशन किसे कहेंगे हम, रेप्लिकेशन वर्ड बना है रेप्लिका से, और रेप्लिका का मीनिंग होता है कॉपी। कॉपी मीन्स एज इट इज कॉपी, यानी कि सेम टू सेम कॉपी, उसे हम क्या कहेंगे? रेप्लिका। यहाँ पे हम कह रहे हैं डीएनए का रेप्लिका, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होना, ये क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। यानी कि एक डीएनए है हमारे पास, जैसे ये एक अगर डीएनए है, उस एक डीएनए से हम दो डीएनए का अगर निर्माण कर पाए तो ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हम समझें, इसके लिए हम इस एनिमेशन के जरिए रेप्लिकेशन के जनरल समरी को समझते हैं कि किस तरीके से रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म होता है और उसके लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह जनरल इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो रेप्लिकेशन की डेफिनेशन। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। जैसा मैंने अभी हिंदी में बोला उसी को डेफिनेशन में यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल के निर्माण पेरेंटल डीएनए के मॉलिक्यूल के जरिए करना, वो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। DNA molecule is a complex multi-step process involving several enzymes. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, आगे की तरफ हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों स्ट्रैंड हेलिकल रूप में है और यहाँ पे उनको ओपनिंग हो चुके हैं, यानी कि रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। और इस रेप्लिकेशन फोर्क के वजह से हम देख पा रहे हैं एक फ्रेगमेंट हो चुका है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग हो चुके हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स को ही हमें क्या करना है, ये दोनों स्ट्रैंड ही किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ। और इन दोनों स्ट्रैंड के सामने अगर एक और न्यू स्ट्रैंड्स का जनरेशन कर दिया जाए, दोनों के सामने एक एक स्ट्रैंड का जनरेशन कर दिया जाए, तो एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपी जो है वो निर्माण हो जाएगी, और इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। When you have completed this exercise, you should understand the difference between the leading strand and the lagging strand. Understand the functions of several DNA replication proteins. And understand how the DNA replication machinery is able to copy two anti-parallel strands simultaneously. जैसे ही हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो हम ये चीजें इससे जानेंगे। पहला, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। हम लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में डिफरेंस जान पाएंगे। अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन्स, कि कौन कौन से प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। और तीसरी चीज हम जो समझेंगे वो समझेंगे अंडरस्टैंड हाउ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स आर कॉपीड साइमल्टेनियसली। एंटी पैरेलल मींस, जैसे मैंने पहले भी मेरे वीडियो के अंदर बताया था कि डीएनए जो होता है उसका एक स्ट्रैंड, डीएनए जो है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो अंडरस्टैंड द हाउ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स आर कॉपीड साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ। साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है साथ साथ, यानी कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को किस तरीके से साथ साथ कॉपी किया जाता है या रेप्लिका उनका निर्माण किया जाता है, यह भी हम इस लेक्चर के जरिए जानेंगे। Many proteins are involved in replication. These proteins include DNA helicases, single-stranded DNA binding proteins, topoisomerases, primase, DNA polymerases, sliding DNA clamps, RNase H, and DNA ligase. यहां हम देख पा रहे हैं अब जो डीएनए रेप्लिकेशन में जिन जिन प्रोटीन्स या एंजाइम्स की हमें जरूरत पड़ती है, उन एंजाइम्स के हम नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे। डीएनए हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन्स, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप, आरएनएज एच और डीएनए लाइगेज। ये कुछ प्रोटीन्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या हम ये कहें कि ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं।
किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं या क्या इनका फंक्शंस होता है, ये अभी हम जानेंगे। DNA helicases यहाँ हम देख पा रहे हैं एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की हमें दिखाई दे रही है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हम अभी देखेंगे सबसे पहले डीएनए हेलिकेज का रोल। हेलिकेज का काम क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सभी को। डीएनए हेलिकेज कपल एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू स्ट्रैंड सेपरेशन। हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन डीएनए के बीच में मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, नाइट्रोजनस बेसेज के बीच में। ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है कि डीएनए में 3 तरीके की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हमने बताया था कि नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी या ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने का यानी कि नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको ब्रेक डाउन करने का या तोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज। यानी कि ये हेलिक्स को खोलने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, हेलिकेज। हेलिक्स यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। are a class of enzymes that couple ATP hydrolysis to the separation of DNA strands. देख पाए हम अच्छे से कि किस तरीके से डीएनए हेलिकेज अपना फंक्शन कर रहे हैं। वो एटीपी का यूज करता है और एटीपी को एनर्जी के सोर्स के तौर पर एटीपी का यूज करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं पेरेंटल स्ट्रैंड वो अलग अलग हो जाते हैं और टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे। यानी कि ये दोनों डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का फंक्शन करेंगे। इसके लिए जो सबसे जरूरी काम था इन दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना, वो किसने तोड़ा, डीएनए हेलिकेज ने। यानी कि हेलिकेज का काम हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करना बाय द यूज ऑफ एटीपी एज एन एनर्जी सोर्स। The DNA helicases involved in replication are typically hexameric proteins in the shape of a डीएनए हेलिकेज की अगर हम बात करें तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डीएनए हेलिकेज एक रिंग शेप यानी कि रिंग के जैसे आकृति लिए हुए होता है और यह हेक्सामेरिक प्रोटीन या एंजाइम होता है। हेक्सामेरिक मींस ये इसमें 7 सब यूनिट्स जो हैं वो जुड़ी होती है प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से ये 6 जो है वो 6 जो सब यूनिट जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ये इसे हेक्सामेरिक प्रोटीन भी कहा जाता है। यानी कि हेलिकेज जो है वो हेक्सामेरिक प्रोटीन है या हेक्सामर है। ring. The junction between the newly separated template strands and the unreplicated double-stranded DNA is called the replication fork. रेप्लिकेशन फोर्क की अगर हम बात करें, जैसा अभी हमने देखा, तो रेप्लिकेशन फोर्क किसे कहेंगे, जहां से सेपरेशन होता है किसका, पुराने डीएनए का और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन हुए डीएनए का, जहां से सेपरेशन होता है उस सेपरेशन वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क। यानी कि जो हम देख पा रहे हैं यह पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन फोर्क कहलाएगा। The replication fork can be looked at as moving continuously toward the unreplicated double-stranded DNA. रेप्लिकेशन जो है वो हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन जो मैकेनिज्म होता है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, यानी कि दोनों दिशाओं में एक साथ रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों स्ट्रैंड पर हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। एक में इस तरफ इस डायरेक्शन के अंदर रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा और दूसरे में इस तरफ हमें डायरेक्शन में रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि रेप्लिकेशन इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस एंड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। यह किसने प्रमाणित किया था कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है? यह किया था मेशेल्सन और सथल ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और उसे प्रैक्टिकली प्रूव किया था जे केन्स ने। Single stranded DNA. जैसे ही हेलिकेज अपना फंक्शन कर देता है और यहाँ पे हम रेप्लिकेशन फ्रेगमेंट्स देख पा रहे हैं जहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो, हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन क्योंकि हमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस करवानी है तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस करवाने के लिए डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में ही बाइंड करना होगा और उसे कुछ टाइम के लिए सिंगल स्ट्रैंड में ही रखना होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन्स जो कि जिन्हें हम एसएसबी प्रोटीन्स कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स मींस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो जिसे कि हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के पश्चात 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण हो चुका है, जिसको हम टेम्पलेट के तौर पर काम में लेते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में।
तो यहाँ हम देख पाएंगे कि उन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं एसएसबी प्रोटीन्स या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ताकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो वापस से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक कि इन दोनों स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन ना हो जाए। DNA binding proteins, or SSBs, bind to the single-stranded DNA to stabilize the separated strands. As the DNA जैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं, तो नेक्स्ट रोल जो हम देख पा रहे हैं टोपो आइसोमेरेज, unwinds, the twist number जहां पे हम देख पा रहे हैं कि डीएनए हाईली सुपरकोइल्ड होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डीएनए जो है वो हाईली सुपरकोइल्ड मींस डीएनए खुद एक हेलिकल फॉर्म में है, और हेलिकल फॉर्म में भी वो अपने आप को क्या कर रहा है, सुपर कोइलिंग कर लेता है अपने आप की, यानी कि और अपने आप को कोइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। इस कोइलिंग को ओपन करने का काम कौन करेगा, यानी कि डीएनए को सीधा करने का काम कौन करेगा, टोपो आइसोमेरेज। कैसे करेगा, ये ट्विस्ट नंबर और रिद नंबर जो है वो उनको इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि टोपो आइसोमेरेज का काम क्या है, तो डीएनए को अनकोइल्ड करना या फिर सुपर कोइल्ड करना, यानी कि पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड डीएनए जो है वो 3 फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड, रिलैक्स कंडीशन और नेगेटिवली सुपर कोइल्ड कंडीशन। तो जो अगर पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड डीएनए है तो उसे रिलैक्स कंडीशन में टोपो आइसोमेरेज कन्वर्ट करता है, और अगर रिलैक्स कंडीशन में पहले से डीएनए है तो उसे नेगेटिवली सुपरकोइल्ड डीएनए के अंदर वो टोपो आइसोमेरेज जो है वो कन्वर्ट करता है। टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमेरेज 2 सेकंड, ये 2 होते हैं जो अपना अलग-अलग फंक्शन करते हैं। increases. Therefore, the ride number must increase, causing the DNA to become positively supercoiled. These supercoils are removed by topoisomerases. DNA replication requires an RNA primer to begin. Primase is a specialized RNA polymerase, which makes short RNA primers using single-stranded DNA as a template. Primase is activated by association with other DNA replication proteins, such as DNA helicase. यहाँ हम देख पा रहे हैं प्राइमेज का फंक्शन। जैसे ही डीएनए, सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए जो है वो हेलिकेज ने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, किस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन करके। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर इन डीएनए के स्ट्रैंड्स को रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन से आके बाइंड हो गए। अब प्राइमेज क्या कर रहे हैं, प्राइमेज एक आरएनए पॉलीमरेज है जो कि 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए के प्राइमर के तौर पर जोड़ देगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि जब हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की तो हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए जाता है, यानी और जो तो 5 जब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जोड़ के जाएगा तो इसे 3 प्राइम OH चाहिए होता है, यानी कि यह डीएनए पॉलीमरेज की ये खासियत होती है कि वह स्टार्टिंग से न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो वह स्टार्टिंग से न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम फ्री OH चाहिए बाइंड होने के लिए, जो 3 प्राइम फ्री OH प्रोवाइड करेगा उसे प्राइमेज। तो यानी कि शुरुआती तौर पर इसे डीएनए पॉलीमरेज को जो है वो प्राइमर की आवश्यकता होती है, और वो प्राइमर डीएनए के स्ट्रैंड पर ऐड करने का काम करता है प्राइमेज। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज से पहले प्राइमेज का फंक्शन होगा, और प्राइमेज क्या करेगा, शुरुआती 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए या डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, शुरुआती 6 से 7 प्राइमर के तौर पर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा, जिसकी वजह से 3 प्राइम OH फ्री मिलेगा, और उस 3 प्राइम OH के साथ में डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाएगा। The synthesis of DNA is catalyzed by an enzyme called DNA polymerase. यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे ये प्राइमर का सिंथेसिस हुआ, उसके बाद में यहाँ पर आकर कौन बाइंड हो गया, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। प्राइमर का 3 प्राइम OH फ्री मिलते ही उसके साथ में आकर पॉलीमरेज बाइंड हो गया, और पॉलीमरेज बाइंड होकर अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करेगा। डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, जैसा हमारा हाथ होता है उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी 3 तरीके के डोमेन होते हैं, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। पाम डोमेन, थंब डोमेन और फिंगर डोमेन, इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करते हुए, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रीड करते हुए उसके ऑपोजिट डीएनटीपी को ऐड करना, करेक्ट डीएनटीपी को ऐड करना। करेक्ट डीएनटीपी मींस अगर एडेनिन है तो एडेनिन के सामने थाइमिन को ऐड करना, और अगर ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन को ऐड करना, यानी कि करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, यानी कि करेक्ट
डीएनटीपी को ऐड करना। डीएनटीपी मींस डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट के तौर पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, तो उनको ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में यहाँ पर लाकर बाइंड करना और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज का होता है। DNA polymerase is only able to add DNTPs to the 3' end of a polynucleotide. Due to the anti-parallel nature of DNA, one strand is synthesized continuously toward the replication fork, while the other strand is synthesized. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड जैसे हमने कहा एंटी पैरेलल होते हैं। तो एंटी पैरेलल होने के कारण जो डीएनए पॉलीमरेज है, उस डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर जब डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज जब जुड़ेंगे तो इन दोनों के लिए कंडीशंस जो है वो डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हिस्सा जो है वो 5' से 3' होता है और दूसरा हिस्सा 3' to 5' होगा। तो ऐसी कंडीशंस में जो 3' है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3' इस डायरेक्शन में मिल पा रहा है पॉलीमरेज को, और यहाँ हम देख पा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज को 3' जो है वो इस डायरेक्शन में मिल पा रहा है। यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली निर्माण करता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअसली निर्माण करते हैं। कंटिन्यूअसली मींस इस स्ट्रैंड को कंटिन्यूअसली 3' मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, बीच में कोई जो फ्रेगमेंट्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा स्ट्रैंड जो होगा जिसके उसके ऊपर 3' कंटिन्यूअसली डीएनए पॉलीमरेज को नहीं मिलेगा, इस वजह से ये बार बार फ्रेगमेंट्स का निर्माण करेगा। यानी कि इसमें थोड़ी सी दूर का रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसके बाद में फिर से प्राइमर जुड़ेगा और उस प्राइमर के आगे फिर से 3' OH मिलेगा और उसे फिर से दूसरे फ्रेगमेंट का निर्माण करेगा। यानी कि एक फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट, इस तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। एक स्ट्रैंड पर फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा और दूसरे स्ट्रैंड पर देखेंगे हम कि फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। और फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था ओकाजाकी ने, इसलिए उन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। Is discontinuously away from the replication fork. The continuously synthesized. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ से जुड़ा और फिर यहाँ से जुड़ा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेगमेंट होगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा फ्रेगमेंट हो गया। Strand is called the leading strand. जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, यानी कि जिसके ऊपर फ्रेगमेंट्स का निर्माण नहीं देखा जाता है, उस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो दूसरा स्ट्रैंड जिसके ऊपर फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है हमें, उस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। यानी कि एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहेंगे? उस स्ट्रैंड को कहेंगे जिस पे कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज के जरिए कंटिन्यूअसली किया जाता हो, उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। यानी कि जिस पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की प्रेजेंस जो है वो देखने को ना मिले, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा उसके जस्ट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि रुक रुक कर उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही हो, तो ऐसे स्टेज के अंदर हम देखेंगे कि वहां पे फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे पूरे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, तो उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जिस स्ट्रैंड पर हमें देखने को मिलते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, वो स्ट्रैंड कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमें देखने को ना मिले या कंटिन्यूअस प्रोसेस हमें रेप्लिकेशन की देखने को मिले, वो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड इज ए कंटिन्यूअस And the discontinuously synthesized strand is called the lagging strand. The lagging strand will be discussed in the next section. It takes approximately 1 second for a DNA polymerase to bind to DNA. However, once replication has begun, DNA polymerases are capable of adding up to 1,000 nucleotides to the growing daughter strand every second. अगर बात करें हम प्रोसेसिविटी की, हर एंजाइम अपनी एक प्रोसेसिविटी रखता है। प्रोसेसिविटी मींस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रोसेसिविटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोसेसिविटी का मीनिंग होता है द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू कैटालाइज मेनी रिएक्शंस बिफोर रिलीजिंग इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में हम जानते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की मैकेनिज्म को समझाने के लिए की एंड लॉग थ्योरी जो दी गई है, यानी कि एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और लास्ट में एंजाइम प्लस बीच में इंटरमीडिएट के तौर पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और लास्ट में जो है एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड बच जाता है और जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यही काम होता है एंजाइम का। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम की वह एबिलिटी जो
जो कि सबस्ट्रेट से रिलीज होने से पहले जितनी भी रिएक्शंस को कैटालाइज किया जाता है वो सब उसकी कहलाएगी प्रोसेसिविटी, उस एंजाइम की प्रोसेसिविटी कहलाएगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड जोड़ पाता है प्रोकैरियोटिक। यह जो रेट दी गई है या यह जो प्रोसेसिविटी दिखाई गई है वो किसकी है? प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की। अगर बात करें हम यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की, तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की कंपैरिजन के अंदर काफी कम होती है। यानी कि जहां हम देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड डीएनए पॉलीमरेज जोड़ पाता है, वहीं यूकैरियोट्स में केवल 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ही यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज जोड़ पाता है। यानी कि हम बायडायरेक्शनल की बात करें, अगर बायडायरेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड में जोड़ सकता है प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के अंदर जोड़ सकता है। यह उसकी क्या होगी? प्रोसेसिविटी। Ability of an enzyme to catalyze many reactions before releasing its substrate is called processivity. To increase the degree of processivity of DNA polymerases, a sliding DNA clamp surrounds the DNA and binds to DNA polymerase, holding them together. Remember, DNA polymerase can only add DNTPs to the 3' end of a polynucleotide. Because both DNA strands must be passed through the replication machinery in the same overall direction, the lagging strand is synthesized discontinuously in small fragments. The short fragments of DNA formed on the lagging strand. जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप का क्या काम होगा? डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करना। यानी कि अभी जब थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे प्रोसेसिविटी के बारे में, तो हमने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर पाता है, और वो किसकी वजह से हो पाता है? स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप की वजह से। अगर स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप नहीं होगा तो एक न्यूक्लियोटाइड को 1 सेकंड में जोड़ पाएगा डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब उनके पीछे डीएनए पॉलीमरेज के पीछे जो है वो स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप जुड़ता है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो जाती है और वह 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जोड़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं आरएनएज एच का काम। आरएनएज एच क्या करेगा? जैसे हमने कहा था कि एक स्ट्रैंड का जो रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है और दूसरे स्ट्रैंड का जो रेप्लिकेशन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जहां पे हम डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का मीनिंग होगा कि यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का निर्माण होता है, और इन फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले ओकाजाकी ने आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उनके नाम से ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन्हें कहा जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो हम यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे देख पा रहे हैं, और जिस स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखने की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती उसे कहते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। ए शॉर्ट फ्रेगमेंट, एक छोटा फ्रेगमेंट डीएनए का फॉर्म्ड ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड, जो कि लेगिंग स्ट्रैंड पर निर्माण होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, उसे हम क्या कहेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट में से जो ये हमने कहा था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगह पे आरएनए प्राइमर जुड़ पा रहे हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे हमें आरएनए प्राइमर ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे आरएनएज एच का काम। आरएनएज एच क्या करेगा? जो आरएनए वाला पोर्शन है इस डीएनए के अंदर, यानी कि जो प्राइमेज ने जो प्राइमर जोड़ा है उस प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है? आरएनएज एच। देखेंगे हम कि किस तरीके से करता है। Are called Okazaki fragments. Note, although the Okazaki fragments are shown as very short stretches in this animation, they are usually between 100 and 1000 base pairs in length. इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की अगर लेंथ की बात करें तो 100 से लेके 1000 यानी कि 100 से लेके 1000 बेस पेयर की इनकी लेंथ जो है हमें देखने को मिलती है, या 100 से लेके 1000 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ देखने को मिलती है। DNA replication, the RNA primers must be removed. RNase H specifically degrades RNA that is base paired with DNA. The H stands for hybrid, as in. यहाँ हमने देखा किस तरीके से आरएनएज एच ने आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन जैसे ही आरएनए प्राइमर जो है वो रिमूव हुआ यहाँ से, यानी कि प्राइमेज ने जो 5-6 शुरुआती 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए थे वो यहाँ से रिमूव हुए, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक गैप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली कि एक गैप क्रिएट हो चुका है इस स्ट्रैंड के अंदर, और इस गैप को फिल करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? फिर से इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा और इस गैप को फिल कर देगा।
an RNA-DNA hybrid. The single ribonucleotide directly linked to the DNA is removed by a separate exonuclease, which varies between eukaryotes and prokaryotes. Removal of the RNA primers leaves single-stranded gaps in the double-stranded DNA. These gaps are filled in by a DNA polymerase. अभी हमने देखा किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज ने जो ये गैप है वो फिल कर दिया। गैप किसकी वजह से क्रिएट हुआ था? आरएनए जैच की वजह से। इसने क्या किया? आरएनए प्राइमर को, जो ओकाजा के फ्रेगमेंट के में मौजूद आरएनए प्राइमर है, उन्हें इसने रिमूव कर दिया। उसके रिमूवल की वजह से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया और उस गैप को फिल करने का काम किया है डीएनए पॉलीमरेज ने। Finally, the nick between the लास्ट एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जिसका काम क्या होगा? यहाँ हम देख रहे हैं गैप तो फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये जो दोनों किनारे हैं डीएनए के, ये आपस में बाइंड नहीं हुए, यानी कि इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी जो गैप है उस गैप तो फिल हो गया, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं निक। इस हिस्से को बोलेंगे हम निक। इस हिस्से को सील करने का, यानी कि इसको चिपकाने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। इसलिए डीएनए लाइगेज को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर स्टिचर भी कहा जाता है। एक होता है मॉलिक्यूलर स्टिचर और एक होता है मॉलिक्यूलर स्टिचर। स्टिचर मींस चिपकाने वाला या स्टिच करने वाला। तो मॉलिक्यूलर स्टिचर के तौर पर डीएनए लाइगेज को जाना जाता है और मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जाना जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है वो हमने बताया कि डीएनए लाइगेज का काम है मॉलिक्यूलर स्टिचर का, यानी कि यह इनको क्या करेगा? स्टिच करने का या जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। 3' hydroxyl of the repaired section and the 5' phosphoryl of the replicated section is repaired by DNA ligase. इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अब हमें एक जैसे दिखाई देने लग गए हैं, यानी कि अब हमें यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजा के फ्रेगमेंट्स की प्रेजेंस नहीं दिख रही है। दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की तरह हमें दिखाई देने लग गए हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस था, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस था, यानी कि इस स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजा के फ्रेगमेंट्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिली थी। उस ओकाजा के फ्रेगमेंट्स में मौजूद जो आरएनए प्राइमर वाला जो पोर्शन था, उस पोर्शन को आरएनए एच ने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से जो गैप क्रिएट हुआ उस गैप को डीएनए पॉलीमरेज ने फिल कर दिया और जो बीच में निक बचा था, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन पाया था दो फ्रेगमेंट्स के बीच में, उसको सील करने का काम किया डीएनए लाइगेज ने। और अब दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो हमें दिखाई देने लग गए, सेम एक जैसे दिखाई देने लग गए, यानी कि दोनों स्ट्रैंड ही हमें कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के तौर पर दिखाई देने लग गए।